हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अशोक एकेडमी में। तो कल हम लोगों ने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में कि सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हमने देखा था क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता था कि क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफ़र नहीं होता था, एनर्जी और वर्क का ट्रांसफर उसमें होता था। तो यही प्रॉपर्टीज हमको केवल ध्यान रखनी है और यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। दूसरा सिस्टम था आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो आपका पूरी तरह से एकदम आइसोलेटेड होता है। ना तो उसमें मास ट्रांसफ़र होगा, ना तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, और ना ही आप उसमें वर्क ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद हमारा था नंबर थर्ड जो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में तीनों चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं, क्योंकि जैसा कि इसका नाम है ओपन सिस्टम, ये ओपन होता है। जितने भी आपके चैनल फ्लो हैं, जितने भी आपका ओपन, अगर आप किसी भी बर्तन में आप कुछ भी चीज़ सब्जी बनाते हो या उबालते हो, तो वो भी क्या है, एक ओपन सिस्टम की तरह वर्क करता है। तो उसमें हीट, एनर्जी और वर्क तीनों का ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम ये एक प्रकार का फेज डिपेंड सिस्टम है, केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके जो सिस्टम होते हैं, जो गैस होती हैं या कह सकते हैं लिक्विड होता है, तो वो सेम फेज में होना चाहिए। अगर गैस है तो गैस ही होगी, अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही होना चाहिए। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लिया था हमने एयर का, वाटर का। तो ये जो है होमोजीनियस सिस्टम में आते हैं। इसके बाद नंबर लास्ट था आपका 5 नंबर था, वो था आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम में, जैसा कि इसका नाम है हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम में आपका जो फेज है वो चेंज होता है। अगर यहाँ पर दो मटेरियल हैं, दो सिस्टम है, तो उनमें क्या होगा, फेज जो है वो आपका डिफरेंट होगा। जैसे कि लिया था हमने आइस और वाटर। तो आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, और वाटर जो है वो लिक्विड होता है। तो यहाँ तक हमने कल बात की थी। आज ये हमारा अगला लेक्चर है थर्मोडायनामिक्स का, और इसमें हम बात करते हैं। और मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको स्टडी रिलेटेड जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियोज़ हैं, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आगे आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक बार इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो ऐसी क्वांटिटी, अब क्वांटिटी में क्या आता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, हीट, वर्क, ये सब क्या क्वांटिटीज़ है। तो उसमें से कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं, किसी भी सिस्टम की अवस्था है उसको डिफाइन करती हैं कि उसमें कितना टेम्परेचर होगा, कितना वॉल्यूम होगा, कितनी डेंसिटी होगी। तो ये सब क्या है, एक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताती हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दो तरह की हो जाती हैं, एक मास पे डिपेंडेंट और मास इंडिपेंडेंट। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इनके एग्जाम्पल आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसकी जो क्वालिटी क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये जो प्रॉपर्टी है वो मास पर निर्भर नहीं करेंगी, यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखेंगे तो टेम्परेचर है, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट और स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस तरह से। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये आपके इंडिपेंडेंट होती है मास पे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो ये मास पे निर्भर करती हैं, कहीं ना कहीं मास का इन पे इफेक्ट होता है। वॉल्यूम है, हीट है, वर्क है, एंथैल्पी है, ये सब आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब अगर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा हुआ है हीट और यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर हीट। यहाँ पे अगर हम देखें एंथैल्पी, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर आपको उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाना है, तो आप उसको मास से यानी द्रव्यमान से डिवाइड करके उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो जैसे कि अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम जो होता है वो आपका होता है वॉल्यूम अपॉन मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो आपका होगा B अपॉन M। तो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मास से डिवाइड करके आप उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है कि जिसके आगे मोलर लगा हुआ होगा या जिसके आगे स्पेसिफिक लगा हुआ होगा, वो ऑटोमेटिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वॉल्यूम, हीट और वर्क, अगर केवल इतना लिखा हुआ आता है तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद फिर अगले हमारा जो है आता है फंक्शन के बारे में कि कौन सा पॉइंट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है। इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो पॉइंट फंक्शन क्या होगा कि आपने बहुत सारे ग्राफ देखे होंगे, पीवी ग्राफ देखा होगा, टीएस ग्राफ देखा होगा, पीटी ग्राफ देखा होगा। तो ऐसी क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वांटिटी आपकी ये सब क्वांटिटीज हैं, वर्क, हीट, ये सब। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं, उसका ग्राफ हम बना सकते हैं, तो वो सब आपके पॉइंट फंक्शन कहलाते हैं। और ये जो है आपके पाथ पे निर्भर नहीं करते हैं कि किस तरह से पाथ होगा। तो आप देख सकते हो कि पीवी आपने डायग्राम देखा होगा, टीएस डायग्राम देखा होगा, पीटी डायग्राम देखा होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पॉइंट फंक्शन की, तो पॉइंट फंक्शन आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इस तरह से ये सब पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी, ये भी आपका एक पॉइंट फंक्शन होता है। दूसरी खास बात क्या है पॉइंट फंक्शन के बारे में कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी जा सकती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये v2 - v1 निकल के आता है। तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है। तो ये भी आपसे, ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि पॉइंट फंक्शन को क्या हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पाथ फंक्शन की, तो जैसा कि इसका नाम है पाथ फंक्शन, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये पाथ पे डिपेंड होते हैं, पाथ पे निर्भर करते हैं। अगर आपने अगर पाथ चेंज किया तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर बात करें वर्क और हीट, तो वर्क और हीट ये ऐसे दो फंक्शन हैं जो कि पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। अगर हम वर्क का फार्मूला देखें यहाँ पर, तो वर्क इक्वल टू होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। अब यहाँ पर इस चित्र को जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये लिया है पाथ 1 और ये है हमारा पाथ 2। अब अगर यहाँ पर ये प्रोसेस है 1, तो अगर हम यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ अगर इस रास्ते से जाते हैं, इस पाथ से जाते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व ये होगा इतना। तो अगर आप वर्क या हीट की बात करोगे तो आपका इतना निकल के आएगा, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका वर्क हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम 1 से 2 जाएं पाथ 2 के जरिए, तो आपका एरिया जो बन जाएगा वो आपका इतना हो जाएगा, बड़ा वाले हो जाएगा। तो जैसे जैसे पाथ चेंज होता है उसी हिसाब से आपका जो है ये वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है। तो इसको कहते हैं पाथ डिपेंडेंट या पाथ फंक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर आपने देखा कि प्रेशर फिक्स है पॉइंट 1 पे। वॉल्यूम आपने देखा तो वॉल्यूम भी उतना ही है, आप चाहे पाथ 1 से जाओ या पाथ 2 से जाओ, वॉल्यूम और प्रेशर पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हीट या वर्क जो है वो आपका चेंज हो जाता है। तो हीट और वर्क को इसीलिए पाथ फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोसेस है और अगर वो स्पॉन्टेनियस हो रही है, किसी भी बेस से जा रही है, अगर उसका हम रिवर्स देखें तो रिवर्स में हमको वही इनिशियल स्टेट अगर उसकी मिल जाती है तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक फ्यूल लिया और उसको जलाया। जैसे कि आपने लालटेन ली, लालटेन में मिट्टी का तेल या केरोसिन डाल के उसको जलाया। जलाने के बाद क्या हुआ, केरोसिन जल गया और आपको उसमें मिल गई उसमें, और आपने उसको यूज कर लिया। इसके बाद अगर आप चाहो कि आप लालटेन में उसमें लेके उसको जला के दोबारा केरोसिन वापस लाओगे, तो क्या वो ला सकते हैं? नहीं ला सकते, यानी ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इमेजिनरी क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इसी तरह की प्रोसेस है कि अगर आप दोबारा जला के लालटेन को और उससे दोबारा मिट्टी का तेल अगर केरोसिन ला सकते हैं, तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि किसी भी इनिशियल स्टेट में सराउंडिंग और सिस्टम दोनों की इनिशियल स्टेट वापस आ जाए रिवर्स में। तो इस तरह की प्रोसेस जितनी भी हैं उन सबको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रियल में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ अजम्पशन को लेके हम यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं। और आगे भी जितनी भी स्टडी आपकी होगी, जितने भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं, इस तरह की जितनी भी आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी स्टडी अब आगे से होगी वो सब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस मान के ही होती है। आइडियली स्टडी हम लोग करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि इसके क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। यानी इक्विलिब्रियम का एक सीरीज होती है, सीरीज बनती हुई चलती है, डायरेक्ट कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो आपको यहाँ से और यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 से अगर आपको पॉइंट 2 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही स्लो चलना पड़ेगा और हर उस पर आपको एक इक्विलिब्रियम बनाते हुए चलना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ गए तो आपका इक्विलिब्रियम बना, फिर यहाँ से आ गए तो इक्विलिब्रियम बना, यहाँ से आ गए तो आपका इक्विलिब्रियम बना। तो इस तरह से क्या होता है, एक सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम आपका बनता हुआ चलता है। तो ये इस तरह से ये कहलाती है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। तो ये इक्विलिब्रियम बन जाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इसमें आपका रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों इक्वल होते हैं, स्टेट इक्वल होती हैं, सब कुछ इक्वल होता है। तो इसमें सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है आपका। तो एक जो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस,
तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है ये आपकी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह मानी जाती है। तो अगर आपका एग्जाम में आ जाता है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, तो आप बिना सोचे इसको लगा सकते हो कि ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एग्जाम्पल इसके देख लेंगे तो फ्रिक्शनलेस रिलेटिव मोशन, अगर आप रियल में सोचोगे क्या रिलेटिव मोशन अगर होगा तो फ्रिक्शनलेस हो सकता है, तो कभी नहीं ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि फ्रिक्शनलेस रिलेटिव मोशन है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस माना जाएगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड, आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो इसका नाम ही है एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, इसीलिए ये भी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। दूसरा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल क्या है कि आइसोथर्मल बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस है, इसीलिए इसको हम लोग रिवर्सल की तरह मान लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करते हैं, एक से दूसरी जगह मूवमेंट होता है उनका, तो उनका मूवमेंट भी हम इस तरह से मान के चलते हैं कि जैसे कि उनमें मान लो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट उनमें होता है, तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट है, इसका मतलब ये भी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस मानी जाती है। दूसरा फिर है इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, तो जो आपने रिवर्सिबल प्रोसेस समझ लिया तो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगा। जितनी भी रियल प्रोसेस जो होती हैं वो सब आपकी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, यानी इसमें फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड जो भी प्रोसेस होती है उसको हम रिवर्स अगर लेके आए तो आपको वो स्टेट नहीं मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगा जो इनिशियल था। तो जितनी भी रियल प्रोसेस है वो सब आपकी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। तो इसमें देख लेते हैं हीट फ्लो थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हीट फ्लो होगी फाइनाइट टेम्परेचर से, कहीं ना कहीं हीट फ्लो ही होती है, इसमें आपका फ्रिक्शन इसमें सबसे ज़्यादा आपका काम करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेटिव मोशन विद फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे आपकी हीट डिसिपिएट ऑटोमेटिक हो जाती है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हीट लॉस होते हैं, हीट डिसिपिएट होते हैं, और इसको कम करने के लिए, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम यहाँ पर जो भी सरफेस होता है वहाँ पे लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। आगे आप बियरिंग पढ़ोगे उसमें लुब्रिकेशन का इस्तेमाल होता है, तो जितने भी लुब्रिकेशन का इस्तेमाल होता है वो सब फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और हमें हीट चाहिए नहीं होती, क्योंकि हीट जनरेट होने की वजह से आपके जो भी मशीन वगैरह होते हैं या जो भी पार्ट होते हैं तो उनमें बियर आ जाते हैं, इस वजह से हीट को आपको कम करना रहता है। दूसरा है थ्रोटलिंग प्रोसेस, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस भी एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये बहुत जरूरी है, इसको आप स्टार लगा लो, इसको ध्यान से पढ़ लेना, कई बार ये पूछा गया है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, एक आपकी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। थ्रोटलिंग होती क्या है, तो आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट का जो नोजल है वो आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस की तरह वर्क करता है, एग्जॉस्ट नोजल जिसे कहते हैं। दूसरा है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन भी आपका एक तरह से इर्रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से कोई दो ब्लॉक है, इस तरह से इसमें मान लो गैस भरी है, इसमें गैस भरी है, ये पार्टीशन है बीच में, अगर इस पार्टीशन को हम यहाँ से हटा दें, पार्टीशन को हटा दें तो बिना किसी फोर्स के इन गैसों में क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम आपका बढ़ गया है, तो इनको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो इनमें भी क्या होता है आपका, ये भी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस बता दिया था, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक सडन प्रोसेस है, अचानक होती है ये, और जितनी भी सडन प्रोसेस होती हैं वो सब इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। सडन प्रोसेस का मतलब ये जैसे टायर का अचानक फट जाना, गुब्बारे का अचानक फट जाना, तो ये सब प्रोसेस हैं, ये आपकी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस मानी जाएंगी। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल अणुओं का मोशन जो है वो भी आपका इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो एनर्जी आपकी क्या होती है, एबिलिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता, उसके एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम मुख्य दो भागों में बांटेंगे, टू पार्ट्स में बांटेंगे। यहाँ पर एक है स्टोर्ड एनर्जी और दूसरे ट्रांजिशन एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी क्या है कि किसी भी सिस्टम में इसको स्टोर किया जा सकता है, किसी भी सिस्टम में किसी प्रकार का कोई मशीन है, कुछ भी है, आप इसको इसमें स्टोर करके रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह की जितनी भी एनर्जी है उसको स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं। इसमें आपके दो तरह से है बांटा गया है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में अगर हम बात करें, यांत्रिक ऊर्जा में आपकी आती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, किसी ऊंचाई पर अगर आपने कोई भी वस्तु रख दी है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ऊंचाई पे कोई भी स्थित अगर कोई वस्तु रखी है तो उसमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और अगर कोई भी अगर मशीन है या कोई भी वस्तु है, अगर वो मोशन में है, गतिमान है, तो उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं, और स्थिति परिवर्तन के कारण यानी कि उसमें अगर पोजीशन में कोई भी चेंज होता है तो अगर उसके कारण जो भी ऊर्जा है जो स्टोर होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब क्या है, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी हैं।
तो इनको पूरा एक तरह से कंबाइंड है। दूसरा आपका है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, ये एक केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल बेस। तो केमिकल में क्या होता है, अगर आप नॉन फ्लो सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पर, नॉन फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो सिस्टम क्या है, एक जिसमें कोई भी फ्लो नहीं होता, एक बंद सिस्टम होता है। बंद सिस्टम है, अगर आप इसको हीट करते हो, आपने बर्नर लिया, आपने इसको हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, और ये जो अंदर इसके मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड है या गैस है, कुछ भी है, अगर इसके अंदर के मॉलिक्यूल हैं तो इनमें क्या होगा, ये मोशन तो कर नहीं सकते हैं बाहर, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो और इसमें एनर्जी एक तरह से क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, क्योंकि आपने अगर इसको हीट दी है तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल स्टोर कर रहे हैं उनको, और इस तरह की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी में सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ ये किस लॉ से निकलती है। तो ध्यान रखेंगे इसका कि इंटरनल एनर्जी एक होता है जूल्स लॉ, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर कि जूल्स लॉ जो है वो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। जूल्स लॉ इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें जूल्स लॉ कहता क्या है, तो जूल्स लॉ कहता है कि एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यानी एनर्जी जो है वो केवल और केवल तापमान का फंक्शन होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू, ये फंक्शन है ओनली टेम्परेचर का। तो ये आप ध्यान रखोगे कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। मतलब क्या है इसका कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसका इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रेशर को आप चेंज करो, इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल और केवल टेम्परेचर के चेंज पर ही आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। अगर हम इसके फार्मूले की बात कर लें तो फार्मूला इसका बनेगा ये, U बराबर mCp डेल्टा टी। अगर कोई गैस है उसका मास m है और स्पेसिफिक हीट है ये, और डेल्टा टी, तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। mCv डेल्टा टी बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, आगे बहुत यूज होगा इसका। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी छोटे छोटे यहाँ से पूछ ले जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी U से इसको डिनोट करेंगे, और ये mCv डेल्टा टी होगी। डेल्टा टी को T2 माइनस T1 भी इसको लिख सकते हैं, या इसको dt भी लिख सकते हैं। अगर हम बहुत ही स्मॉल बात करेंगे, स्मॉल फॉर्म में बात करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं du mCv और dt। ये स्मॉल चेंज हो गया, तो स्मॉल चेंज है तो dt लगाएंगे, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि U इक्वल टू mCv और T2 माइनस T1। यानी कोई टेम्परेचर है, पहले T2 था फिर T1 हो गया, इस तरह से अगर उसमें चेंज जो है ये क्या है, ये आपका चेंज दिखाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो उस हिसाब से आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ये ट्रांजिशन एनर्जी, तो ट्रांजिशन एनर्जी में क्या होता है कि इस प्रकार की एनर्जी जो किसी भी सिस्टम में स्टोर नहीं की जा सकती हैं, उनको हम ट्रांजिशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेंगी, ये डिपेंड करती है आपकी जो बाउंड्री है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था बाउंड्री, तो जिन लोगों ने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो आप फर्स्ट क्लास पहले देख लें, इसके बाद इसको देखें, क्योंकि एक क्लास आपकी रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बाउंड्री, अक्रॉस द बाउंड्री, यानी जब जो एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करती है तो वो आपकी वर्क और हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह की एनर्जियाँ हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं और उसको इसके माध्यम से समझ लेते हैं, इस तरह से ये पिस्टन हो गया और ये सिलेंडर हो गया। तो आप देखो इनिशियली क्या है, यहाँ पर गैस है, हॉट गैसेस होती हैं पिस्टन के अंदर, तो ये प्रेशर अप्लाई करती हैं, इस तरह से प्रेशर होगा। तो हॉट गैस है, प्रेशर अप्लाई कर रही है चारों डायरेक्शन में। अब क्या होगा, जब ये गैस प्रेशर लगाएंगी तो ये जो पिस्टन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो अब क्या होगा, बाउंड्री जो है इसकी वो चेंज हो जाएगी। तो आपने देखा कि बाउंड्री पहले आपने कितनी ली थी, ये बाउंड्री है, सिस्टम आपका ये था, आपने बाउंड्री ये ली है, लेकिन जब ये गैसेस इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगी तो ये जो है पिस्टन, ये वाला पिस्टन यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा ऐसे। अब ये जाने के बाद अब आपकी बाउंड्री जो है वो इतनी हो गई, यानी बाउंड्री में चेंज हो गया। तो जो चेंज इन बाउंड्री होता है वो आपकी वर्क और हीट में रिप्रेजेंट की जाती है, यानी उसको ट्रांजिशन एनर्जी बोलते हैं। इनको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक बाउंड्री फिनोमिना होता है, ये बाउंड्री डिपेंडेंट होती है एनर्जी, तो इन एनर्जी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एनर्जी। अब बात कर लेते हैं वर्क और हीट की। तो वर्क का फार्मूला देख लेंगे यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना है। वर्क और हीट से संबंधित आपकी यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हीट क्या है,
पाथ फंक्शन है। वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है। वर्क किस तरह की एनर्जी है? क्या इसको स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते स्टोर। ये कैसा है? बाउंड्री फिनोमिना है। वर्क और हीट दोनों सिमिलर हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वर्क और हीट दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं, दोनों ही बाउंड्री फिनोमिना होते हैं और दोनों ही इस तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि किसी बाउंड्री के क्रॉस करने पर आती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है वर्क और हीट के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हीट के, वर्क के और हीट के बारे में, एक बार इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो इकलौता फार्मूला है वर्क का जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही काम आने वाला है आगे, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जब करेंगे वहां पर तो आपका वर्क का फार्मूला निकाला जाएगा। तो वर्क के फार्मूले को ध्यान में रखते हुए वर्क का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, देखो वर्क W से डिनोट करेंगे इसे वर्क को। तो ये आपका फार्मूला होता है P इंटू डी बी। ये आपको ध्यान में रखना है, वर्क का फार्मूला होगा P इंटू डी बी। वही प्रेशर, अभी जो चित्र हमने बनाया था वही चित्र आपको फिर से बनाना पड़ेगा, ये इस तरह से। तो P क्या है? P ये जो है ये प्रेशर हो गया और इसमें इसके वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कुछ होगा, तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? मान लो ये अभी इनिशियल वॉल्यूम है V1 और इसके बाद ये जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम हो गया आपका V2। तो आपका फार्मूला यहाँ पे ये बन सकता है P V2 माइनस V1। तो dV को हम ये भी लिख सकते हैं इस तरह से। और इसका एक फार्मूला होता है ये, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका प्रोसेस 1 से लेके 2 और P dV, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपका वर्क का फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर साइन कन्वेंशन की, तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं एक बार कि हीट एडिशन। तो हीट एडिशन में क्या होता है? हीट, जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट आप समझ सकते हो कि एज ए मनी, जो हीट है वो मनी की तरह वर्क करता है मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अगर आप किसी को मनी दोगे तो वो क्या होगा? खुश होगा, और खुश होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं जब आप किसी को हीट देते हो। यानी हीट एडिशन जब भी होगा तो सिस्टम में जो रिजल्ट आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, यानी वर्क पॉजिटिव होगा, आपका हीट जो है वो भी पॉजिटिव होगी और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी आपका पॉजिटिव होगा। क्योंकि हीट देने से क्या होता है? सिस्टम आपका एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ा हुआ है। दूसरा है, अगर हम यहाँ पर देखें कि वर्क को आकर कहते क्या है, मान लो आपने हीट एडिशन कर दी तो यहाँ पे आता है वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो हीट एडिशन में आप जो वर्क होता है वो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि अगर आप किसी को मनी देते हो तो वो आपके लिए खुशी खुशी कार्य करेगा। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ये होता है हीट एडिशन, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हीट एडिशन में, तो हीट एडिशन में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको कि अगर हम किसी को हीट देते हैं तो वो प्रोसेस कैसी होती है? एक्सपेंशन प्रोसेस होती है। या इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग प्रोसेस। हीट दे रहे हैं तो प्रोसेस कैसी है? हीटिंग प्रोसेस है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। यहां से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही अधिकतर आते हैं। तो अगर हम देखें लेवल जो है तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, तो न्यूमेरिकल ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल भी आपको कराए जाएंगे तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हीट रिजेक्शन की, तो हीट रिजेक्शन में क्या हो रहा है कि आप सिस्टम को हीट दे के सिस्टम से हीट ले रहे हो। अब जब आप बताओ, जब आप किसी से मनी ले लोगे तो वो क्या करेगा? नेगेटिव रिजल्ट आएगा, आपसे नाराज हो जाएगा। तो हीट रिजेक्शन में क्या होता है? तीनों चीजें नेगेटिव आ जाती है। वर्क डन नेगेटिव होगा, हीट रिजेक्शन है तो नेगेटिव होगी, और आपका जो वॉल्यूम है वो भी नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें जब आप हीट हम किसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं हीट, तो उसमें वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फाइनल वॉल्यूम आपका घट जाता है, जिस वजह से आपका जो dV है वो नेगेटिव आ जाएगा। जब dV नेगेटिव आ जाएगा तो आप वर्क का फार्मूला देखोगे तो P इंटू dV होता है, तो उस वजह से आपका वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हीट रिजेक्शन का फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं कूलिंग प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और अगर हम वर्क की बात करें यहाँ पर वर्क, तो ये होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है हीट रिजेक्शन उसको बोलते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? दूसरा इसको बोल सकते हैं कंप्रेशन, क्योंकि अगर आप हीट किसी से रिजेक्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा, या वो कूलिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है
तो कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा आपको। अगर कोई क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो भी दोस्त हैं आपके, जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि आपका और आपके साथियों का इसमें भला हो सके। धन्यवाद।